नमस्कार साथियों, गुड आफ्टरनून। रिएक्शन क्यों नहीं दे रहे? चलिए, तो हम पढ़ रहे थे भारत का राष्ट्रपति, मंत्रिपरिषद, काफ़ी चीज़ें हमने पढ़ी थी। तो मैं एक बार एक रिवीजन करा देता हूँ आपको 1-1.5 मिनट का, जिससे कि आप फॉर्म में आ जाएं। क्या बोलते हैं उसको, रैपिड रिवीजन, फास्ट रिवीजन। चलिए कर लेते हैं। तो आप यही बता दो कि मैं कहाँ से पूछना शुरू करूँ। मैं समझा कहाँ तक चुका था वैसे? मैं अनुच्छेद 78 तक मैं आपको पूरा समझा चुका था, ठीक है। 78 तक मैं पूरा समझा चुका था, उसके बाद मैंने लिखाया है, तो आज मैं वो पूरा समझाऊंगा। तो उससे पहले जवाब दे दें। अनुच्छेद 74 बोलो, कौन सा बोलेगा? मंत्रिपरिषद के बारे में प्रावधान है, बता रहा हूँ आपको, तो कौन सा विद्यार्थी बोलेगा? बोलिए। नहीं, रुको 1 मिनट। हाँ भाई, ये वाली लड़की बोलेगी, पीछे वाली। हाँ, सहायता और सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद होगी, उसका प्रधान कौन होगा? प्रधानमंत्री होगा। राष्ट्रपति ऐसी मंत्रिपरिषद की सलाह के अनुसार कार्य करेगा, लेकिन एक बार उस सलाह को पुनर्विचार के लिए भेज सकता है। अगर पुनर्विचारित होकर वापस आती है तो अनिवार्य रूप से उसके अनुसार कार्य करेगा, ठीक है। ऐसा कौन सा संविधान संशोधन था जिसमें यह प्रावधान बना था कि मंत्रिपरिषद की सलाह मानना अनिवार्य रूप से बाध्यकारी है? नहीं, गलत उत्तर है, बोलिए। हाँ, ये लड़की बोलेगी, बोलो। हाँ भाई, बगल वाली। 42वां संविधान संशोधन 1976, कि आप मंत्रिपरिषद की सलाह को अनिवार्य रूप से मानने के लिए बाध्य हैं, लेकिन एक बार पुनर्विचार के लिए भेजेगा। यह प्रावधान कौन से संविधान संशोधन से बना? 44वां संविधान संशोधन 1978, ठीक है। अनुच्छेद 74(2) क्या कहता है? बताओ, अब बताओ, आप बताओ। 2। हाँ भाई, पीछे वाले। अरे बिना टीपे की रखिए भाई। नहीं, बता नहीं रहा साहब, मैं वैसे ही पढ़ रहा हूं, तो मैं तो पूछ रहा हूं ना, बताओ रिवीजन। अरे पता नहीं तभी तो देख रहा हूं। तो भाई ये रिवीजन है। रिवीजन क्या, आप ये मान लीजिए ओरल टेस्ट है आपका। मंत्रिपरिषद ने राष्ट्रपति को क्या सलाह दी है, इसकी जांच भारत के किसी भी न्यायालय में नहीं हो सकती। मतलब मंत्रिपरिषद की जो सलाह है वो न्याय योग्य या वाद योग्य नहीं है, ठीक है। 75 क्या कहता है, बताओ? प्राप्त दल के नेता को राष्ट्रपति प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त करता है, ठीक है। इसको पूरे को बोल दो स्पीड से। हाँ, पूरा ही बोल दो, जब भी ठीक रहेगा। ठीक है। हाँ, करेक्ट आंसर। और कार्यों का आवंटन प्रधानमंत्री के परामर्श पर राष्ट्रपति करता है, ठीक है। 75(2). हाँ भाई, आप बताओ। नहीं पता? बगल वाला बता भाई, उससे बगल। अरे यार, कितनी आसानी से मना कर देते हैं भाई ये। देखो एक चीज सुन लो पहले तो। जैसे एक इसको गांठ बांध लेना, इस लाइन को जो बोल रहा हूं, ठीक है। ये भी नोट्स के बराबर ही इंपॉर्टेंट है। जिस नौकरी में जितने मजे होते हैं, उसको प्राप्त करने के तरीके उतने ही कठिन होते हैं, ठीक है। अब तुम जिन जिन नौकरियों की तैयारी कर रहे हो, एक बार उन नौकरियों को प्राप्त होने के बाद प्राप्त होने वाले मजे की कल्पना कर लें, या देख लें। अगर आपकी जानकारी में यार दोस्त बने पड़े हों तो वो इतनी आसानी से तो मिलेंगी नहीं। 25 लाख बेरोजगार हर परीक्षा को दे रहे हैं राजस्थान के अंदर, और गली गली कोने कोने में, कोचिंगों में, ऑनलाइन लाइब्रेरी, सब जगह बैठे हुए हैं। और एक ऑनलाइन कि इस जिंदगी में आसानी से कुछ नहीं मिलता। बस 2 ही लाइन ध्यान रख लेना ढंग से, तो अब तुम देख लेना तुम्हें करना क्या है। ये वो चीज़ें हैं जिनको मैं 5 बार पिछली क्लासों में समझा चुका हूँ, पूछ चुका हूँ, और उसके बाद तुम इतनी आसानी से गर्दन हिला देते हो, तो ये बेकार बात है। हाँ भाई बताओ, 75(2) में क्या है? ठीक है। 75(3) में क्या है? 75(3) में क्या है? स्पीड से चलो, तुम सारे में से मिलके ही बोल दो कोई सा ही, मैं मान लूंगा सभी पाता है, ठीक है। प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होगी, राज्यसभा के प्रति नहीं होगी, क्योंकि लोकसभा ही मंत्रिपरिषद खिलाफ विश्वास के प्रस्ताव में भाग लेती है, ठीक है। 75(4)
शपथ ग्रहण करते हैं। प्रधानमंत्री और अन्य केंद्रीय मंत्री राष्ट्रपति या उसके द्वारा नियुक्त किसी व्यक्ति के समक्ष शपथ ग्रहण करते हैं। ठीक है भाई। अगर अपना इस्तीफा देना चाहेंगे प्रधानमंत्री और केंद्रीय मंत्री तो किसको देंगे? राष्ट्रपति को। 75-5 करेक्ट करेक्ट करेक्ट। 6 माह तक संसद के किसी भी सदन का सदस्य हुए बिना मंत्री बना रह सकता है, लेकिन 6 माह के बाद रहने के लिए दोनों में से किसी भी सदन की सदस्यता चाहिए। क्या प्रधानमंत्री भी बन सकता है कि डायरेक्ट बिना संसद का सदस्य हुए? कौन बने थे अब तक? पी नरसिम्हा राव और HD देवेगौड़ा। 75-6 में क्या है? ठीक है, कौन कौन निर्धारित करता है? संसद विधि बनाकर। अनुच्छेद 76 में क्या है बताओ भाई? चलिए कोई बात नहीं। अनुच्छेद 76, 77, 78 तीनों मैंने आपको समझाए हैं और लिखाए हैं। पीछे बैठे तीनों विद्यार्थियों पर इन तीनों में से कोई सा ही आता हो तो बोल दो, उसको पूरा डिटेल से बोलो थोड़ा सा। 76 न्यायवादी या अटॉर्नी जनरल, फिर पूरा बोल दो 76 उसमें और क्या क्या बातें हैं। प्रथम विधि अधिकारी, ठीक है, प्रथम विधि कानूनी अधिकारी सलाह देता। किस चीज़ की सलाह देता है? कि वोट कैसे मिलेंगे भाई हैं तो कौन सी सलाह? वो पूरा बोलो ना उस चीज़ को। ना 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 ना, कानूनी सलाह या विधिक सलाह, ये बात बोलो। सलाह तो बहुत लोग देते हैं केंद्र सरकार को या प्रधानमंत्री को, कौन सी सलाह देता है? विधिक या कानूनी। इसके अलावा राष्ट्रपति विधिक संबंधी जो भी कार्य उसको सौंपता है उनको वो करेगा, विधिक या कानूनी। ठीक है। और किस रेंज का व्यक्ति होता है, किस लेवल का व्यक्ति होता है? सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश बनने की योग्यता संपन्न किसी व्यक्ति होता है। एक चीज मैं आपको और लिखाऊंगा आज ही, अनुच्छेद 88 में केंद्रीय मंत्रियों और महान्यायवादी के कार्य या उनसे संबंधित प्रावधान कि वो संसद के किसी भी सदन की बैठक में, चाहे कोई केंद्रीय मंत्री है मान लो, चाहे वो राज्यसभा का है, तो वो लोकसभा की बैठक में भाग ले सकता है। राज्यसभा में तो ले ही सकता है क्योंकि वहाँ का तो वो सदस्य ही है। ऐसे ही मान्यवादी संसद के दोनों सदनों की बैठक में, संसदीय समितियों की बैठक में भाग ले सकते हैं, लेकिन मत नहीं डाल सकते। मत नहीं डालेंगे, बाकी कहीं पे भाग ले लेंगे। और मान्यवादी के बारे में तो एक चीज़ और है कि पूरे भारत राज्य क्षेत्र के अंतर्गत किसी भी न्यायालय की गतिविधि में भाग ले सकता है। और संसदीय समिति की बैठक में, संसद के दोनों सदनों की कार्रवाइयों में, वहाँ पर भी वो भाग ले सकता है, लेकिन वोट नहीं डाल सकता। यही मंत्री के बारे में प्रावधान है और यही मान्यवादी के बारे में प्रावधान है। ठीक है, ज़्यादा टिपिकल तो मैं बना नहीं रहा, बाकी ये बात अनुच्छेद 88 के अंतर्गत है। लेकिन अनुच्छेद को आप छोड़ सकते हैं, लेकिन ये बातें आपको आना चाहिए। लिखवाएंगे? लिखवाएंगे? नहीं लिखवाई क्या? लिखवाइए, और नहीं लिखवाई होगी तभी और लिखवा देंगे एक बार। मैं तो 3-3 बार लिखवा दूं, तुम तो ये गारंटी लियोगे 3 बार के बाद याद हो। साहब एक बार की तो याद ही ना हो हमें। ठीक है, चलिए 76 हो गया। 77 क्या है? वो राष्ट्रपति बनाएगा। ये 77-3 है। 77-1 में क्या है? हाँ भाई देखो, पीछे जितने भी बच्चे बैठे हुए हैं ना, तुम्हारा तो ये नैतिक कर्तव्य था इसको याद करना। इसके लिए तो फिर भी 4-5 सवाल आएंगे फर्स्ट ग्रेड के फर्स्ट पेपर में कॉन्स्टिट्यूशन के। इतना डेप्थ में अगर ये नहीं जाती है तो इसका काम तो जब भी चल जाएगा। लेकिन तुम्हारे लिए जिस परीक्षा को तुम देने जा रहे हो 15 से 18 सवाल आएंगे, वो तुम्हारा तो सब्जेक्ट ही है। तो तुम्हारा तो ये नैतिक कर्तव्य नहीं, मूल कर्तव्य और हो जाना चाहिए याद करना। वो 12वें नंबर का बताओ। संघ के कार्यपालक शक्ति कार्रवाई राष्ट्रपति के नाम से की जाएगी। अनुच्छेद 78 में क्या है बताइए? हाँ भाई, प्रधानमंत्री के कर्तव्य देश के शासन और प्रशासन के संबंध में राष्ट्रपति को अवगत कराना। पहली बात तो उसमें फिर 3 बातें हैं। पहली बात तो देश के शासन और प्रशासन के संबंध में सूचनाओं से राष्ट्रपति को अवगत कराएगा। दूसरी बात, राष्ट्रपति देश के शासन और प्रशासन के संबंध में जो सूचनाएं प्रधानमंत्री से मांगेगा, प्रधानमंत्री वो सूचनाएं राष्ट्रपति को देगा। तीसरी बात क्या है बताओ? क्या तीसरी? नहीं, वो अलग चीज है, वो मंत्रिपरिषद की सलाह है, वो 74-2 हो गया। यस
यस यस, करेक्ट आंसर, करेक्ट आंसर। ये हिंदी के साथ पॉलिटिकल से पास हो सकती है, पर ये तो क्या कॉन्फिडेंस खोई हुई है। हनुमान जी की इस तरह बल याद दिलाना पड़ेगा, ठीक है। जब साइंस की होने के बाद हिंदी ले सकती है तो पॉलिटिकल भी ले सकती है। याद तो हो ही रही है चीजें सारी की सारी, वैसे इतना ही तो चाहिए होता है। 78 का पार्ट जो 3 है, अगर किसी मंत्री ने किसी विषय पर कोई विनिश्चय कर लिया और उससे मंत्रिपरिषद को अवगत नहीं कराया, समझ गए, तो राष्ट्रपति उस संबंधित मंत्री से उस विनिश्चय के बारे में मंत्रिपरिषद को अवगत कराने के लिए कह सकता है। क्यों कह सकता है? क्योंकि संसदीय लोकतंत्र सामूहिक उत्तरदायित्व पर आधारित होता है। अगर उस मंत्री ने निर्णय ले लिया है तो भले ही व्यक्तिगत रूप से वो मंत्री व्यक्तिगत रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होता है? अपने विभाग के कार्य के प्रति और राष्ट्रपति के लिए, लेकिन सामूहिक रूप से मंत्रिपरिषद का हिस्सा होने के नाते संसद के निम्न सदन या लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। और उसके खिलाफ अगर अविश्वास का प्रस्ताव आ गया तो पूरी मंत्रिपरिषद क्या हो जाएगी? भंग हो जाएगी। तो ये नहीं है कि भाई साहब आपके विभाग से संबंधित ये काम है तो आप मन में आएगी जो करोगे। अरे तुम तो डूबोगे, तुम्हारे चक्कर में बाकी के भी डूबेंगे, तो हम बेलगाम काम क्यों करने देंगे तुमको? हम तो चेक करेंगे, हाँ भाई बता क्या कर रहा है तेरे विभाग में भी सामूहिक उत्तरदायित्व है कि नहीं है। अब मान लो कोई मंत्री विनिश्चय कर ले अपने किसी विभाग से संबंधित किसी विषय के बारे में और पूरी मंत्रिपरिषद को बताए नहीं, तो बताए नहीं तो बेचारे उनकी भी जान कलेजे पे आ जाएगी कि नहीं आएगी? क्या हो सकता है कोई उल्टा सिल्टा कर्म आ रहे और विपक्ष ले आए अविश्वास का प्रस्ताव, तो ये तो शहीद होगा, हमको भी ले जाएगा हमारे साथ ही। तो फिर राष्ट्रपति उस संबंधित मंत्री से उस विनिश्चय के बारे में पूरी मंत्रिपरिषद को अवगत कराने के लिए कह सकता है। ये बात है अनुच्छेद 78 के अंतर्गत, 78(3). तो आप 1, 2, 3 की बजाय इन 3 बातों को 78 में याद कर लेना। एक सवाल मैंने आपको और बताया था, बार बार ये सवाल तमाम परीक्षाओं में पूछा हुआ है, निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के अंतर्गत प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति के मध्य संबंधों का वर्णन नहीं है? तो 74 में है कि नहीं है? है। मंत्रिपरिषद की बात तुमने तो बताई थी अभी मुझे, रटी रटी हो गए, मतलब जो कहते हैं पढ़ तो लिया, गुना नहीं है। तो भाई गुनो तो 74 में जब आप मुझे बता रहे हो कि मंत्रिपरिषद का प्रावधान है, राष्ट्रपति कार्यों में सहायता और सलाह के लिए मंत्रिपरिषद होगी जिसका मुखिया प्रधानमंत्री होगा, तो फिर राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री आ गए कि नहीं आ गए? 74 के अंतर्गत आ गए। 75 में आपने क्लियर कट बताया है कि प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद की नियुक्ति राष्ट्रपति कर रहा है, तो वहां पे भी राष्ट्रपति प्रधानमंत्री आ गए। 78 में क्लियर कट बताया है कि राष्ट्रपति का अधिकार है और प्रधानमंत्री का कर्तव्य है, तो वहां पे भी राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री आ गए, ठीक है। और अनुच्छेद 85 में क्या है बताओ ना? ये तो मुझे लगता है मैंने कल ही तो लिखाए हैं तुमको, 85 नहीं लिखा है। राष्ट्रपति संसद के सत्र को आहूत करता है, आहूत का मतलब बुलाना होता है, लिख लेना, कोष्ठक में बुलाना और होता है लिख लेना। अरे मुझे ही ध्यान है मैंने तुम्हें क्या लिखाया है, ठीक है। और प्रधानमंत्री सत्रावसान करता है, प्रधानमंत्री के परामर्श पर लोकसभा का विघटन करता है, भंग करता है। ये बात ध्यान आ रही है कि नहीं आ रही? नहीं आ रही? आ रही है तो याद होनी चाहिए। तो राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री दोनों का जिक्र अनुच्छेद 85 के अंतर्गत भी हो गया कि नहीं हो गया? वीडियो कल नहीं बना है, कल मैंने लिखाया ही लिखाया था, आज मैं समझाऊंगा ही समझाऊंगा, तो वीडियो आज बना दी मैंने समझाने वाली, ठीक है। तो ये सवाल आरपीएससी ने विभिन्न परीक्षाओं में कई बार पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री से संबंधित नहीं है, या राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के संबंध के बारे में कौन से अनुच्छेद में जिक्र नहीं है या व्याख्या नहीं है या स्थिति नहीं है। तो आप ये याद कर लेना कौन कौन से अनुच्छेदों में, समझ गए। एग्जामिनर सवाल डालेगा 74, 75, 77, 78, 74, 78, 82, 85, इस तरीके से सवाल लेगा वो, और बार बार लेता है इस तरीके से, ठीक है। 79, 79 में क्या चीज है भाई? 78 तक हम समझ चुके थे, आज से धीरे धीरे पढ़ाई स्टार्ट कर लो। अनुच्छेद 79, हाँ जी सरकार, 79 में क्या है? संसद के गठन का प्रावधान। इसको मैं बहुत डिटेल से आपको पढ़ाने जा रहा हूं, लोकसभा राज्यसभा भी तो राष्ट्रपति चल रहा है। अनुच्छेद 80 में क्या है? राज्यसभा।
और 79 में क्या है? संसद। 81 में क्या है? लोकसभा। इन सबको तो अपन डिटेल में पढ़ेंगे। और 82 में क्या है? परिसीमन आयोग। हाँ जी साहब, यहां पे बात कर लेते हैं। संविधान में ये व्यवस्था है कि प्रत्येक जनगणना के बाद राष्ट्रपति एक परिसीमन आयोग का गठन करेगा। किसका गठन करेगा? कौन से अनुच्छेद के अनुसार करेगा? तो अगर एग्जामिनर ये सवाल डाल दे कि निम्नलिखित में से कौन सा संवैधानिक आयोग है अथवा नहीं है, और परिसीमन आयोग ऑप्शन में आ जाए, तो आप उसको संवैधानिक कहोगे कि गैर संवैधानिक कहोगे? संवैधानिक, गैर संवैधानिक और असंवैधानिक 3 शब्द हैं। तीनों के बीच में क्या चीज है? संवैधानिक। ठीक है। असंवैधानिक और गैर संवैधानिक हाँ भाई, क्या अंतर है तीनों में? संवैधानिक तो वह है जिसका उल्लेख संविधान के किसी न किसी अनुच्छेद में होता है। ठीक है। असंवैधानिक और गैर संवैधानिक, तो इनमें से अगर कोई चीज संविधान के अंतर्गत नहीं होती है तो उसको आप क्या बोलोगे? असंवैधानिक बोलोगे। असंवैधानिक मत बोलना, गैर संवैधानिक बोलना। संवैधानिक तो वो है कि जो संविधान के अनुसार, मतलब संविधान के अनुच्छेदों के अनुसार या संविधान में जैसा लिखित है वैसा। असंवैधानिक उसको बोलते हैं जो संविधान के विरुद्ध हो, संविधान के अनुसार नहीं हो, संविधान के खिलाफ हो, संविधान के विरुद्ध हो, वो असंवैधानिक होता है। जो चीज संविधान में नहीं है उसको असंवैधानिक नहीं बोलते, गैर संवैधानिक बोलते हैं। गैर संवैधानिक मतलब संविधान में नहीं। असंवैधानिक, कोई कहता है ना आप ये असंवैधानिक कार्य कर रहे हो, असंवैधानिक कार्य का मतलब है संविधान के विरुद्ध कार्य कर रहे हो। गैर संवैधानिक का मतलब ये होता है कि जो चीज संविधान में नहीं है वैसा। अब जो चीज संविधान में नहीं है, ऐसा हो सकता है कि वह संविधान में तो नहीं है, लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं है कि वो संविधान के खिलाफ कार्य कर रही है। एक तो ये है कि तटस्थ हो जाना, और एक ये है कि खिलाफ कार्य करना। तो असंवैधानिक शब्द क्या है? संविधान के खिलाफ कार्य करना, असंवैधानिक। जैसे चलो इसको इस तरीके से समझो, इसको इस तरीके से समझो तुम कि जैसे मान लो 3 शब्द दे रहा हूं, धार्मिक, दूसरा अधार्मिक, और तीसरा धर्म रहित या धर्म तटस्थ या धर्म विहीन। हाँ जी, धार्मिक क्या होता है? जो धर्म के अनुसार आचरण करे। ठीक है। अधार्मिक क्या होता है? जो धर्म विरुद्ध आचरण करे। धर्म, लेकिन एक व्यक्ति ऐसा है कि भाई ना तो मैं धर्म के अनुसार आचरण कर रहा और ना मैं धर्म के विरोध में आचरण कर रहा, उसको कौन सी कैटेगरी में रखोगे? उसको अधार्मिक नहीं कह सकते हो आप। अधार्मिक तो वो है जो धर्म के विरोध में आचरण कर रहा है, और धार्मिक वो है जो धर्म के अनुसार आचरण कर रहा है। अधार्मिक कौन है? जो भगवान को गाली दे रहा है, मान लो धर्म के विरुद्ध काम कर रहा है, वो अधार्मिक है। लेकिन एक ऐसा है कि ना तो मैं गाली दे रहा और ना मैं मान रहा, तो उसको आप सरल भाषा में धर्मनिरपेक्ष बोल सकते हो। धर्मनिरपेक्ष बोल सकते हो, धार्मिकता से तटस्थ बोल सकते हो, धार्मिकता से विहीन बोल सकते हो, धार्मिकता से विरत बोल सकते हो। ये सारे पर्यायवाची हैं। इसका मतलब क्या है कि मैं धर्म के अनुसार आचरण नहीं कर रहा, लेकिन मैं धर्म के विरोध में भी आचरण नहीं कर रहा। ठीक है। जो धर्म के विरोध में आचरण करेगा उसको क्या बोला जाएगा? अधार्मिक। तो इसमें से अगर आप धर्मनिरपेक्ष शब्द को इन तीनों चारों शब्दों के साथ रखना चाहोगे तो कौन से शब्द के साथ रखोगे? किसके? हाँ, धर्म रहित कह सकते हो, धर्म तटस्थ कह सकते हो, मतलब धर्म से तटस्थ,
या धर्म से विहीन कह सकते हो, या धर्म निरपेक्ष कह सकते हो। अच्छा, एक शब्द है धर्म सापेक्ष। अगर आप धर्म सापेक्ष को इनमें से किसी शब्द के साथ रखना चाहोगे तो किस किस धार्मिक के साथ। धर्म सापेक्ष मतलब धर्म के अनुसार जिसकी स्थिति बदलती है, मतलब धर्म के अनुसार जो आचरण होता है तो वो धार्मिक हो जाएगा। तो धर्म सापेक्ष और धर्मनिरपेक्ष व्यक्ति के बीच में क्या अंतर आएगा? धर्म सापेक्ष वो है जो धर्म के अनुसार आचरण कर रहा है, धर्म के अनुसार उसकी स्थिति बदल रही है। और धर्मनिरपेक्ष वो है जिस पर धर्म का कोई प्रभाव नहीं पड़े, जो धर्म से विरत है, धर्म से पृथक है, धर्म से अलग है, धर्म से तटस्थ है, धर्म से विरत है, धर्म से विहीन है। ठीक है कि मैं धर्म से विहीन तो हूं लेकिन धर्म के विरुद्ध नहीं हूं। लेकिन एक ऐसा व्यक्ति कि भाई धर्म को तो मैं मान ही नहीं रहा लेकिन मैं चुप भी ना बैठूंगा, मैं उल्टा सूद बोलूंगा, तो वो कौन सी कैटेगरी में रखोगे? समझ गए? अधार्मिक में रखोगे। सेम ऐसा ही कंडीशन ऊपर है कि अगर कोई चीज संविधान के अकॉर्डिंग है, संविधान के अनुसार है, संविधान के अनुच्छेदों में है, तो उसको आप बोलोगे संवैधानिक। एग्जामिनर ने बार बार सवाल लिए हैं निम्नलिखित में से कौन सी चीज संवैधानिक है, कौन सी गैर संवैधानिक है। तो जो संविधान के अनुच्छेदों में जिसका स्थान नहीं है उसको आप गैर संवैधानिक बोलोगे। ठीक है, असंवैधानिक मत बोलना, ये गलती होगी। असंवैधानिक तो वो है जो संविधान के खिलाफ होता है। चलिए, तो हम बात कर रहे हैं इस समय आपको परिसीमन आयोग की। अनुच्छेद 82 में प्रावधान है कि प्रत्येक जनगणना के बाद भारत का राष्ट्रपति एक परिसीमन आयोग का गठन करेगा। और इस परिसीमन आयोग का कार्य क्या होता है? लोकसभा और विधानसभा के चुनाव क्षेत्रों का निर्धारण करना। लोकसभा और विधानसभा के चुनाव क्षेत्रों का निर्धारण करना। किसी राज्य की लोकसभा में कितनी सीटें होंगी इसका निर्धारण कौन सी जनगणना की जनसंख्या के आधार पर किया गया है? 1971 की जनगणना। कौन सी जनगणना? और ये कब तक अपरिवर्तित है? 2026 तक अपरिवर्तित है। ठीक है, ये सिंपल इंफॉर्मेशन जो आप जानते हो। अब एक सवाल और बता दो मुझको, राज्यों की विधानसभाओं के किन्हीं खंड क्षेत्रों का सामंजस्य करना। सरल भाषा में समझना, राज्यों की यही सवाल आ रहा है पेपर में, ये मान लो, राज्यों की विधानसभा के खंड क्षेत्रों का पुनर्समायोजन करना। समायोजन करना। खंड क्षेत्र मतलब भौगोलिक जो क्षेत्र होते हैं राज्यों की विधानसभाओं का। एक मिनट, आ जाओ आ जाओ आ जाओ, डायरेक्ट ही आ जाओ। देखो कुछ बच्चों को मोटिवेट, अरे आ जाओ आ जाओ, वो मैं लाऊंगा मोहर, तुम इधर तो आओ। चलो भाई आज आपको देखो हमने अब तक, आ जाओ इधर ही आओ, फ्रंट पे ही आ जाओ, खुश रहो खुश रहो, आ जाओ आ जाओ। चलो आज देखो इस वीडियो में हमारे स्टूडेंट भी हमारे साथ आएंगे। भाई वीडियो और क्लास तो चलती रहेगी। पहले तो आपको अलवर जिले के बड़े सम्मान के प्रतीक दो बच्चों से आपका परिचय करा रहा हूँ, अभिजीत और मंजीत। ठीक है, अभिजीत और मंजीत आपके सामने जो खड़े हैं ये बड़े गौरव का विषय है अलवर के लिए कि ताइक्वांडो मार्शल आर्ट के इंटरनेशनल प्लेयर हैं और अभी चाइना खेल के आए हैं। चाइना में वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स हुए हैं, वहाँ पे भारत की जो टीम गई थी, तो उसमें से अगर 2 प्लेयर आपके अलवर से ही चले जाएं तो अचीवमेंट है या नहीं है? ठीक है, और मेरे लिए तो ये दोहरा अचीवमेंट है कि एक तो चूंकि मैं इनका काफ़ी सीनियर था कि हम तो जब तक क्लब छोड़ चुके थे उसके बाद आए थे ये लोग वहाँ पर। और एक और बड़ा अचीवमेंट ये है इन लोगों का कि अभी जुलाई अगस्त सितंबर, पिछली बार सितंबर में था तुम्हारा पेपर, पंत इंस्टीट्यूट से पीटीआई का पिछली बार बैच बना था जिसमें 14-15 बच्चे पढ़ने आए थे। उसमें से 3 लोग हमारे सेलेक्ट हुए थे जिसमें से 2 आपके सामने खड़े हैं। पिछली भर्ती पे पीटीआई में इनका सिलेक्शन है और ये कोई खेल कोटे से सिलेक्शन नहीं है, इनका रिटन में आए हुए मार्क्स के आधार पर सिलेक्शन है। ठीक है, खेल कोटे से तो अगर नंबर मिलते तो और अच्छी चीज़ें बन जाती। जुलाई के महीने में पढ़ने आए, सितंबर के महीने में पेपर था, ज़्यादा से ज़्यादा 2.5 महीने के टाइम मिला होगा तैयारी के लिए।
और उसके बाद अगर जो प्लेयर अच्छा होता है ना तो वो स्टूडेंट भी अच्छा होता है। और अगर प्लेयर अच्छा है तो डेफिनेटली उसके अंदर दिमाग होता है, क्योंकि गेम में दिमाग की जरूरत होती है, बिना दिमाग के गेम नहीं जीता जा सकता। तो अब देखो नौकरी भी इन्होंने अपना पीटीआई की परीक्षा भी क्रैक कर ली और अपना गेम में भी आराम से चल रहे हैं। तो अब शायद जोनिंग वोनिंग मिल रही है ना, डिस्ट अलवर मिल गया दोनों को यार, ये बढ़िया रहा यार, ये सही रहा। अब तो तुम्हारा गेम भी आराम से चलता रहेगा, नौकरी भी आराम तो इसको देखो अचीवमेंट, मेहनत, लक, सारी चीज़ों का समायोजन है ये, किसी एक चीज़ का नहीं। इनको जुलाई के महीने में शायद कितने जुलाई के आसपास पढ़ने आए थे, 18 जुलाई को पढ़ने आए थे। उससे पहले सर जब आए थे तो तुम कहीं बाहर थे शायद, कैंप में थे, इंडिया कैंप आयोजित हो रहा था इंडिया के लिए, वहाँ पे थे कहीं। तो आप इनको जून के एंड तक तो ये भी नहीं मतलब फोकस्ड नहीं थे उस परीक्षा के लिए। भाई ठीक है पीटीआई की जगह के लिए फॉर्म भर दिया है, लेकिन परीक्षा होगी जब देखा जाएगा। तो हमारे जो सर हैं, मतलब इनके जो सर हैं वो मेरे भी सर हैं, तो वो एक बार आए तो उन्होंने बोला किस चीज़ के बैच चल रहे हैं, मैंने कहा सर पीटीआई के बैच चल रहे हैं। बने यार अपने कुछ लड़के और हैं तो वो पढ़ने में भी होशियार हैं, गेम्स के भी सर्टिफिकेट है, तो मैंने सर उनको जल्दी भेज दो। तो फिर ये इंडिया कैंप में से आए, उसके बाद ये आ गए। आने के बाद फिर इन्होंने पढ़ाई की, फिर इन्होंने काफ़ी अच्छी मेहनत की। तो मेहनत भी इनकी थी। एक बच्चा और सेलेक्ट हुआ, 14-15 बच्चे पढ़ाए थे, 3 फाइनल सेलेक्ट हो गए उस लड़के की। अच्छा इसकी अलवर में 10th रैंक है, 1.25 महीने पढ़ने के बाद। तो एक अच्छा अचीवमेंट है। और अगर ये 1.25 महीने, इसको मैं एक चीज़ और बताऊं, 1.25 महीने की बजाय अगर इनको, जबकि अलवर से तमाम स्टूडेंट, कोई जोधपुर गया है उत्कर्ष कहाँ पढ़ने, कोई जयपुर गया है, 6-6 महीने पढ़े हैं वहाँ पर। किसकी? अच्छा, और ओवर राजस्थान में। मैं तो ये कह रहा हूँ 1.25 महीने की तैयारी है। इन्हीं लड़कों को अगर आप दे दो 4 महीने 5 महीने, तो ये रैंक बढ़ के अंडर 10 अंडर 20 पे भी जाती। भाई आप 1.25 महीने को बच्चा तैयार कर रहा है, एक बच्चा ऐसा है कि जो 4 महीने और 6 महीने रह के तैयार कर रहा है, तो अंतर होता है ना समय का। लेकिन इसके बाद भी अगर इनका सिलेक्शन है तो मैं तो ये बड़ा अचीवमेंट मानूंगा। हालांकि बहुत सारे स्टूडेंट पंथ से पढ़ के निकले, लेकिन 1.25-2 महीने के अंतर्गत ही अगर आप अपना सिलेक्शन क्लियर कर रहे हैं और कोई स्पोर्ट्स के नंबर भी नहीं जुड़ रहे, कोई फ्री में भी आपको बेनिफिट कहीं से नहीं मिल रहा, आपने बाकायदा परीक्षा क्रैक करके आगे बढ़े हैं आप, तो ये आपके यहाँ से भाई। तो मैंने इनको डायरेक्ट इसलिए बुला लिया। अब तो ये कोई अटेस्टेड करवाने के लिए साइन करवाने आए थे, तो मैंने कहा कि ये चलो क्लास भी हो जाएगी और वो सारी हो जाएंगी, ये सब तो चलता रहेगा, लेकिन आपके सामने जब ऐसे एग्जाम्पल आते हैं तो खेलने में आप इंडिया खेल रहे हैं, सिलेक्शन में आप ही किसी तरह नौकरी पकड़ रहे हैं, कम समय है, तो प्रेरणास्पद है या नहीं है? ठीक है। आप इसी सितंबर में, पेपर कौन से 23-22 सितंबर में कब था? पिछले 25 सितंबर को था। तो इसी सितंबर के महीने में, जैसे आज मान लो 6 सितंबर है, तो इनके ऊपर भी सिलेक्शन का बर्डन उतना ही था। जैसे आप फील कर रहे हैं ना यार हमारा सिलेक्शन होगा या नहीं होगा, क्या होगा, ऐसे ही फील कर रहे थे, कैसे होगा, कम समय है, ये है वो है। तो वो चीज़ इन्होंने फील की है। और अब 1 साल के बाद ये आराम से सेलेक्ट स्टूडेंट के रूप में यहाँ खड़े हैं। और ये जैसे अचानक आ गए तो मैंने आपके सामने अचानक ले आया। बाकी जैसे हमारी ऐसी आदत भी नहीं है कि हमारे सेलेक्ट विद्यार्थियों को हम जानबूझ के बुलाएं, वीडियो में बोलो, वहाँ बोलो, अट्रैक्ट करो लोगों को, ऐसा कुछ नहीं है। अचानक आए, कोई साइन करवाने आए तो भाई आ गए, तो भाई आ जाए यार भाई बात कर लो। तो अब चलो तुम्हारे जो कंपटीशन के अनुभव है, देखो गेम का अनुभव तो अलग है, वो तो आप इनको 2 बातों में बोलोगे। अब इनको एक तो हेल्थ का, एक्सरसाइज का अपने जीवन में योगदान, तुम्हारे लिए 2 टॉपिक हैं। मुझे फर्क नहीं पड़ रहा है कि वीडियो किस प्रकार जा रहा है, किस डायरेक्शन में जा रहा है, जाने दो, ठीक है। कि एक तो हेल्थ का, एक्सरसाइज का जीवन में योगदान, क्योंकि आपकी ज़िंदगी में ऐसे बहुत कम मौके होंगे जब आपके सामने इंटरनेशनल मेडलिस्ट प्लेयर सामने आ जाएं, क्यों ये तो कहाँ मिलेंगे, ये तो राजस्थान में 1-2 ही लोग। जैसे नहीं, टेंशन मत लो, तुम तो प्लेयर हो यार, तुम क्यों टेंशन ले रहे हो? तुम जब इंडिया के लिए खेल गए तो फिर इनके ये तुम्हारे जूनियर मान लो, कंपटीशन के लिहाज से जूनियर है, उम्र में तुमसे बड़े हैं काफ़ी सारे, ठीक है। तो एक तो क्या है कि हेल्थ का, एक्सरसाइज का, वर्कआउट का आम जिंदगी में योगदान, वर्तमान में चलने वाली जीवन शैली जिसके द्वारा तरह तरह की बीमारियां लोगों के अंतर्गत हो रही हैं, तो एक तो फिजिकली फिट करना है अपने आप को। और दूसरा, जैसे मैंने मेरे समय पे ऑब्जर्व किया कि एक खिलाड़ी में और एक कंपटीटर में बहुत बारीक समानता है, बहुत चीज़ें बेसिक सेम होते हैं। तो एक आपने जो इस तरीके से जो अनुभव किया है, मतलब अपना जो अनुभव है, अब तुम ये मत मानना कि सर हमारा पढ़ाई लिखाई से संबंध कम समय का रहा है। अब आप विनर हो, अब आप सेलेक्ट पर्सनैलिटी हो, ठीक है। तो उस तरीके से एक तो
खेल का, डिसिप्लिन का, हेल्थ का आम जीवन में क्या योगदान है, और एक कंपटीशन की तैयारी के संबंध में और एक खेल की तैयारी के संबंध में। भाई आप जब कंपटीशन खेलने जाते हो उस समय का मेंटल टेम्परामेंट और एक कंपटीशन की तैयारी करते हैं, तो उसके संबंध में जो भी अपने अपने विचार हैं। और क्या आप ऐसी कुछ कहना इनसे चाहोगे कि भाई अगर आप ऐसे ऐसे इन चीज़ों पे ध्यान दे लेते हैं तो रिजल्ट क्रैक हो जाता है, जो अपने अनुभव है। ठीक है, एक एक करके आओ, पहले आप आओ। मंजीत बोलो। अरे नहीं, यहाँ वीडियो बन रहा है, शर्मा मत। चल अभिजीत पहले आ गया, चल अभिजीत बात कर, फिर मंजीत बोल लेगा। आप भी इधर ही खड़े हो जाओ ना। हम लोग एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट, ये लगाओ। तो सर के जितने भी व्यूवर्स हैं उनको गुड इवनिंग। हम लोग इंडिया कैंप में थे, एशियन चैम्पियनशिप का कैंप था हमारा। तो अच्छे एथलीट्स थे, हमने लॉकडाउन में बहुत मेहनत करी, काफ़ी सीनियर एथलीट्स को इंडिया में हराया। फिर उसके बाद हमने इंडिया कैंप में अपनी जगह बनाई, वो जगह बनाना भी काफ़ी टफ रहता है। तो उसके बाद हमारा पॉलिटिकल इश्यूज़ की वजह से हमारी फेडरेशन नहीं थी, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो गई थी, इस वजह से वो एशियन चैम्पियनशिप में इंडिया टीम नहीं जा पाई, जिसकी वजह से हमारा कैंप लंबा चलना था, इंडिया कैंप, लेकिन वो बीच में ड्रॉप कर दिया साई ने, स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने, कि अब तुम्हारी टीम नहीं जा रही तो तुम्हारा इंडिया कैंप का भी कोई मतलब नहीं है। तो मेरा और मंजीत का ये रहा है कि मेरे को ये अच्छा पार्टनर मिल गया, इसको मैं अच्छा पार्टनर मिल गया। हमने सारे 3 इंडिया कैंप अटेंड किए हमने अभी तक। एक एशियन गेम्स के लिए किया था, वो पोस्टपोन्ड हो गया था, तो लक थोड़ा सा ख़राब ही चल रहा था स्टार्टिंग से। फिर एशियन चैम्पियनशिप के लिए किया था, उसमें टीम नहीं जा पाई। फिर तीसरा अब हमने वर्ल्ड यूनिवर्सिटी का किया, तो इसमें हमारा सिलेक्शन हुआ। 2021 में भी हमारा वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स के लिए सिलेक्शन हुआ था, हम दोनों सेलेक्ट हुए थे। तो तीनों गेम में हम दोनों सेलेक्ट हुए, हम दोनों का कॉम्बिनेशन भी सही चल रहा था, क्योंकि हमारे अंदर ना कॉम्पिटिटिव फीलिंग तो है लेकिन नेगेटिव नहीं है। मतलब हम दूसरों की लाइन छोटी नहीं करते, हम एक दूसरे को पुश करते हैं कि भाई तू बढ़िया कर, मैं और बढ़िया करूँगा। ये आप आपस में ये कर है, सकते हैं साथ में तैयारी के दौरान। क्योंकि नेगेटिविटी जहाँ आती है ना वहाँ डाउनफॉल होना स्टार्ट हो जाता है। सामने वाला अच्छा पढ़ रहा है तो तुमको ये होना चाहिए यार मेरी लाइफ में भी उतने इश्यूज़ है, उसकी लाइफ में भी इतने इश्यूज़ है, वो भी बढ़िया कर रहा है तो मैं भी, और उसके साथ साथ मैं भी बढ़िया करूँगा। तो इसमें मतलब मेरे हिसाब से इसका भी बहुत अच्छा रोल है कि इसने कभी मेरे को ऐसा फील नहीं होने दिया, क्योंकि ये पढ़ाई में मेरे से काफ़ी अच्छा है, और उसके बाद इसने भी मेरे को बहुत मोटिवेट किया। तो हमारा इंडिया कैंप ड्रॉप हुआ, हम अलवर वापस आ गए। अलवर में आते ही, ये शायद जून या फिर जुलाई मिड की बात है, आते सर ने बोला कि ऐसा करो एक बार, क्योंकि फेडरेशन नहीं है, कोई जॉब नहीं मिल रही, अगर फेडरेशन होती तो हम गवर्नमेंट से भी जॉब ले लेते, तो कोई जॉब नहीं मिल रही तो तुम ऐसा करो एक बार छोड़ छाड़ के पढ़ाई की तैयारी कर लो, क्योंकि घर का सबको पता रहता है भाई मिडिल क्लास फैमिली है, क्या सीन चलता रहता है। मेरे और इसके फादर भी नहीं है, सिंगल पेरेंट है। तो उसके बाद फिर हमने सोचा कि यार बात तो ठीक है, गेम में भी काफ़ी मेहनत कर ली, 2 से 3 बार इंडिया कैंप भी हुए, वहाँ से भी वापस आ रहे हैं, तो फिर हमने छोड़ दिया था गेम 2.5 महीने। लेकिन फिर हमारा ये था कि जैसे हमने गेम में मेहनत करी थी ना, 8-9 घंटे ट्रेनिंग की थी, तो दिमाग में तो वही था ना कि 8-9 घंटे तो बिजी रखना ही है खुद को, तो फिर वो पढ़ाई पे शिफ्ट हो गया। तो पढ़ाई पे 8-9 घंटे, और उसके बाद दूसरा ये था, मेरे दिमाग में कभी क्वेश्चन नहीं आया कि सर ने मेरे को कुछ गलती से भी गलत पढ़ाया होगा क्या। मतलब ये था कि सर ने अगर पढ़ाया ना तो इसके पीछे कोई रीज़न है। तो ना मैं किसी दूसरी उस पे गया, साइट पे गया, ना कहीं किधर भी गया। और मैं तो इतना बोलूँगा कि थोड़ा बहुत लक ने भी साथ दिया, और मैं तो एक जो मेरा सेपरेट पोर्शन था हिस्ट्री, वो तो बहुत वीक था, पर सर ने बोला कि अभी टाइम बहुत कम है, जो तेरे को अच्छा लगता है, जो तेरे को सही लग रहा है उस पर फोकस कर, हिस्ट्री में थोड़ा थोड़ा ऊपर ऊपर से सबको समराइज़ कर ले और याद रखना। फिर उसके बाद जो सर बताते हैं कि भाई ट्रिक्स एंड जो यूज़ होती है, ट्रिक्स, एलिमिनेशन मेथड, वो सारे, लास्ट तक भी परफॉर्मेंस मेरी इतनी ठीक नहीं थी, पर सर ने कहा तू कर लेगा, कोई इशू नहीं है, कम से कम इतने अटैम्प्ट करके आना। तो मैंने पिन पॉइंट जितना सर ने बोला था उतने ही अटैम्प्ट किए थे, और मेरा उसी में सिलेक्शन हुआ था। और मेरा यह था कि भाई 2.5 महीने में गेम में भी देता तब भी 8-9 घंटे देने थे, इसमें भी 8-9 घंटे देने। तो हम एक साथ में पढ़ते थे, सब कुछ साथ में शेयर भी करते थे, हमने पेपर भी साथ दिए बैठ बैठ के, फिर बोलते भी थे कि तेरी यहाँ गलती रहेगी, तूने ये पहले मेरे को समझाया हुआ है लेकिन फिर तू ही गलत कर रहा है। तो मतलब जैसे ऐसे साथ ही साथ हो जाते हैं ना, तो चीज़ें आसान हो जाती है। बाकी जो सर ने बोला कि स्पोर्ट्स का क्या रोल है, कई बार आपके साथ ऐसा हो जाता होगा कि भाई नेगेटिविटी इतनी ज़्यादा आ जाती होगी कि यार क्या ही कर रहे हैं हम, जीवन में क्यों ही हैं। तो उस समय टाइम निकाल के ना खेल आओ, पता चल जाएगा क्यों। इतना मज़ा आता है ना खेल के, अपने दोस्तों के साथ, सबके साथ। कुछ नहीं खेलना, कुछ मतलब थोड़ा सा शरीर को थका दो, जितना डिप्रेस्ड हो ना उतना ज़्यादा शरीर को थका दोगे ना, उतना रिलैक्स हो जाएगी बॉडी। और डेडली कॉम्बिनेशन होता है पढ़ाई और गेम।
मैं और मंजीत ने मतलब पढ़ाई और गेम जब किया ना, हमारा तो गेम भी बहुत शार्प हुआ और पढ़ाई भी बहुत शार्प हुई। दूसरा मेरे को गेम का बेनिफिट ये मिला, जब मैं पेपर में बैठ के पेपर दे रहा था ना, तो ये प्रेशर मैंने पता नहीं कितनी बार फेस कर रखा है। हर बार जब भी मैं अरीना में उतरता था फाइट करने के लिए, सेम ही प्रेशर होता था फेलियर का, कि भाई हार जाएंगे, कुछ हो जाएंगे। अब सीनियर एथलीट्स हो गए तो लोग बाग देखते भी है कि अच्छे एथलीट्स हैं, तो फिर और ज़्यादा प्रेशर हो जाता है कि अगर ये ख़राब खेलेगा तो यार ये तो बहुत अच्छा खिलाड़ी था, ये तो ख़राब खेल रहा है, ऐसा भी होता था। तो ये प्रेशर मेरे को थोड़ा सा फेस करना आ गया था। बाकी 2.5 महीने मैं तो नहीं मानता कि चलो, मैं तो मेरा काम था सिर्फ पढ़ना, मैंने तो वही किया था। बाकी जिसने जितना अच्छे से पढ़ाया ना, सर ने बोला जितना मैं पढ़ा रहा हूँ उतना पढ़ लो, ये दिया है वो पढ़ लो, उसी से हो जाएगा। तो दिमाग ने ये भी नहीं सोचा कि नहीं होगा, बस ये बोल दिया कि इन्होंने बोल दिया ना, जो इतने साल का एक्सपीरियंस है उसने बोल दिया ये करना है तो बस यही करना है, तो बस वही किया था मैंने। तो उसमें मेरा हो गया था। और मेरे हिसाब से मेरा ये पहला कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम था जो मैंने रिटर्न दिया है। इससे पहले मैंने एसएसबी दिया आर्मी के ऑफिसर्स के लिए, तो उसके बाद मैंने शायद 12वीं के बाद अब पढ़ाई करी थी। तो एकदम 1-2 दिन तो थोड़ा सर दर्द और दर्द हुआ बहुत ज़्यादा। मैं अपनी बहन से भी बोलता था, मैं कि माइग्रेन वगैरह तो नहीं हो गया, तो बोलती नहीं कुछ भी नहीं अच्छा, है। जो बहन है वो भी इंटरनेशनल मेडलिस्ट है। 13 में हुई कंपटीशन में उसका ब्रॉन्ज मेडल लगा था। अगर वो मेडल सिल्वर होता तो आरएस और आरपीएस डायरेक्ट मिलता। और कमाल की बात ये थी कि जिस क्वार्टर फाइनल में जिस लड़की से उसने मैच लूज किया था, गोल्ड भी शायद वही ले गई। हाँ, इस तरीके से था। और वो लक है कि आपके सामने जैसे कौन आ जाएगा बाउट में, और कई बार कंपटीशन में अप एंड डाउन चलता है। तो अब मदर को इनकी को सम्मानित किया गया है, आंटी को भी। कल परसों अपने ताइक्वांडो डे मनाया गया था, शायद परसों था। हाँ जी, हाँ जी। तो एक ऐसी मदर जिसके 2 बच्चे हों और दोनों इंटरनेशनल प्लेयर हो, और वो इससे भी ज्यादा इंटेलिजेंट है। वो आईएएस दे रही है आजकल। हाँ, यूपीएससी की तैयारी क्योंकि वो भी पढ़ी है हमारे यहाँ पंत इंस्टीट्यूट में, तो उसकी प्रतिभा को मैंने देखा है कि वो बहुत लंबा जाएगी। और ये मंजीत है, इसने बहुत गेम लेट ज्वाइन किया था। मतलब मैं तो बहुत पुराने से खेल रहा था, तो इसने बहुत लेट गेम ज्वाइन किया 12वीं के बाद। मतलब ये एज मानी नहीं जाती जनरली, जो प्रोफेशनल एथलीट बनते हैं ना उनको बचपन से लिया जाता है। इसने गेम को इतनी जल्दी अडॉप्ट किया, मैं छोड़ चुका था, इसने मेरे को वापस खींचा, हमने फिर मेहनत की, फिर इसने, अब ये देखो ना, मेरा इतना पुराना पैशन था फिर भी मैंने ड्रॉप कर दिया, इसने खींचा, इसने इंडिया गेम इतना जल्दी अटेंड किया। और अभी हम रैंक होल्डर्स हैं इंडिया में, टॉप 5 एथलीट्स में आते हैं हम इंडिया में, अपने अपने वेट कैटेगरी में। सर्विसेज का जितना नाम चलता है वो भी हमको अच्छा एथलीट मानते हैं कि ये दोनों बहुत अच्छे एथलीट्स हैं, और अप्रिशिएट भी करते हैं कि जिस बैकग्राउंड से तुम आए हो, मैट्स पे ट्रेनिंग नहीं करते थे, कुछ भी नहीं करते थे। और इसके फादर भी रिसेंटली एक्सपायर हुए थे, फिर भी इसने इंडिया गेम में अपनी जगह बनाई, मतलब 10 दिन के अंदर अंदर, और फिर भी ये वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गया था। तो मतलब प्रेशर होता है कि जब फादर एक बहुत बड़ी फिगर होता है, जब वो जाता है ना, तो सारा वो जब आपके कंधों पे आता है ना, आपको समझ में नहीं आता आप कर क्या रहे हो, सब कुछ हिल जाता है सिस्टम। जब हर चीज़ पे सिर्फ ये देखा जाता है ना कि हाँ भाई आप आगे चल के करोगे जो भी करोगे, तो एकदम ये यार हमारी एज, मेरे को ऐसा लगता था अभी तो हम यंग ही है, पर एकदम जब प्रेशर आता तब पता चलता है कि अभी तो उम्र नहीं रही कुछ भी करने की। सवाल का जवाब है, जब आप कहते हैं ना हमारी ये परिस्थितियाँ, हमारी ये परिस्थितियाँ, फादर एक्सपायर हुए थे उसके बाद तुरंत फिर ये अचीवमेंट ले रहे हैं, वहाँ पर गेम खेल रहे हैं और इस तरीके से जीत रहे हैं, तो सब कुछ अपोजिट था। तैयारी में ब्रेक भी आ चुका था, 12th क्लास काफ़ी पहले हुई थी, उसके बाद एग्जाम नहीं हुए थे, फिर भी चीज़ें निकल रही हैं। चलो भाई मंजीत, अरे आप यहाँ पे देखो, सुनो, आप विजेता हो, आप इंडिया चैंप हो, तो फिर ये अपनी बात करें आराम से। आप ये परवाह ना करें कि मैं यहाँ खड़ा हूँ और आपको क्या बोलना है। आप इस समय पे विनर हो, और आप जैसे मेडल लेते हैं ना टूर्नामेंट में, तो उस तरीके से जब वहाँ पे भी तो इंटरव्यू लिया जाता है, तो यहाँ पे आप बोलिए हम तो एक विजेता का इंटरव्यू ले रहे हैं इस जगह पे। नहीं सर, ऐसा तो कुछ नहीं है। कोई बात नहीं, आप जो मन के जो उद्गार हैं, जो भी हैं, आप सर वही बताया ना, मैं अभिजीत तैयारी की जर्नी बताएं आप अपनी, है ना, जिससे कि ये बच्चे मोटिवेट हो आगे ये भी फिर कंपटीशन करने पास। तैयारी का ऐसा था कि हम दोनों जब एशियन चैम्पियनशिप कैंप से वापस आए थे, तो एक बार हमने 28 जून को मेरा बर्थडे आता है, तो उसी दिन हम CISF पे ट्रायल देने गए थे बहरोड यहाँ पर। तो हमें बल पूरा अंदाज़ा था कि हमारा सिलेक्शन हो जाएगा, क्योंकि दोनों हम लगातार 2 इंडिया कैंप कर रहे थे लगातार। एक तो हमने करा था जनवरी से अप्रैल तक, और दूसरा करा था मई से जून तक। तो गए वहाँ पर वहाँ पे वही बात है, आजकल जब जहाँ पे जो चीज़ें ट्रांसपेरेंट नहीं होती, तो वहाँ पे पैसा भी चलता है, बहुत चीज़ें चलती है। तो वहाँ पे हम दोनों को हरवा दिया गया था, मतलब मेरे को तो हरवा दिया था फाइट में। ये जीत गया था 3 फाइट, उसके बाद भी इसको बाहर कर दिया कि तेरी परफॉर्मेंस नहीं है। एक करंट प्लेयर जो इंडिया कैंप करके आ रहा है लगातार 2 टाइम से, उसको कह दिया कि आपकी परफॉर्मेंस नहीं है।
उसके बाद हम काफ़ी टूट गए थे क्योंकि हमने गेम में बहुत ज़्यादा मेहनत कर रखी थी। जैसे लॉकडाउन में हम जब सब कुछ बंद था अलवर में, तो भी हम दोपहर में जाते थे कि एक दोस्त का घर था उधर पहाड़ की साइड, वहाँ पे थोड़ा रेत वगैरह थी, वहाँ पे ट्रेनिंग करना, तो बहुत ज़्यादा मेहनत करी थी हमने। तो उसके बाद बहुत ज़्यादा टूट गए थे हम दोनों कि वापस आए, तो फिर हमने सोचा था अब कुछ करना है, तो पढ़ाई वढ़ाई पे फिर हमारी मदर वगैरह ने भी फोर्स कर दिया कि भाई थोड़ा पढ़ाई कर लो। तो हम दोनों ने सर के पास ज्वाइन किया, उसके बाद हमने पढ़ाई वगैरह करी। तो सर जैसा बताते गए, सर ने बोला कि बिल्कुल ब्लैंक माइंड से पढ़ाई करना, कुछ भी ये मत सोचना कि तुम्हें ज़्यादा आता है या कम आता है, तुम बिल्कुल जीरो से स्टार्ट करो और अच्छे से स्टार्ट करो, ईमानदारी से स्टार्ट करो। तो हमने बिल्कुल ऐसा ही किया था, मैंने कभी और चीज़ देखी भी नहीं ना उस टाइम पे। अभी बीच में उत्कर्ष का बहुत ज़्यादा नाम चल रहा था, हर कोई उत्कर्ष उत्कर्ष करता था, तो उधर भी हम बिल्कुल भी नहीं गए। हम बस सर की जो थे, जो सर नोट्स करवाते थे वो पढ़ते थे, उसके अलावा अपना जो टेस्ट सीरीज़ वगैरह सर बताते वही कर रहे थे लगातार हम। और फिर लास्ट में सर ने हमारे 3 पेपर लिए थे, मेजर पेपर थे ना, और वो ऐसा था कि लगा नहीं था अंदाज़ा कि वो पेपर इतने बेनिफिशियल हो जाएंगे हमारे लिए कि उस पेपर में से 90% क्वेश्चन आए थे, उसमें 3rd ग्रेड के 90% क्वेश्चन आए थे, तो मेरे नंबर भी काफ़ी अच्छे आए दोनों पेपर्स में। मैटर ऑफ चांस था, ऐसा नहीं है कि मैं ज्योतिषी हूँ और जो पेपर बनाऊंगा उसमें से आ जाएगा। सर आपने 3 पेपर लिए थे, सब बच्चे छूटते गए, हमने तीनों लिए। बच्चे ऐसा कर रहे थे कि वो जैसे वो क्या कहे ना, वो उत्कर्ष के पेपर देख रहे थे, तो सर का थोड़ा स्टाइल अलग था पेपर का, तो उनको लगता था कि नहीं इसमें ऐसा कुछ नहीं आएगा, सर तो पेपर अलग से ही बना रही है, क्वेश्चन थोड़ा ना आते हैं, और क्वेश्चन वही आ गए। ये भी किस्मत ही थी कि जो सर ने पढ़ाया वैसे क्वेश्चन आ गए, उसी टॉपिक में से क्वेश्चन आ गए, कुछ भी बाहर से नहीं आया। तो फिर काफ़ी अच्छे नंबर भी आए, आराम से सिलेक्शन भी हो गया हमारा। तो ऐसा करते करते बीच में फिर मेरे फादर भी को बताया, तो फादर भी काफ़ी खुश थे इस चीज़ को लेके कि भाई हमारे ख़ानदान में काफ़ी टाइम से लग नहीं रहा किसी की जॉब। मेरी बहन भी है, वो आईएएस का उस तक इंटरव्यू तक गई थी 2 साल पहले, और उसके बाद इतना ख़राब लग चला कि वो दोनों प्री भी क्लियर नहीं कर पाई। हाँ, उसके बाद अभी 2 महीने बाद, अभी 28 जून को मेरा बर्थडे था, उसके 1 जुलाई को मेरे फादर भी एक्सपायर हो गए थे, हार्ट अटैक आ गया था उनको। उसके बाद तो वो भी एक थोड़ा खुशी में सारा गम ही मिल गया, सारा सारा किसको खुशी बताएं कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ ये वो। अब इसके बाद राजस्थान सरकार ने अब जाके कहीं अलॉट किया है हमारी डिस्ट्रिक्ट वगैरह, इतना टाइम लेने के बाद, तो काफ़ी अच्छा लगा जो ये चीज़ चली, सारा चीज़ इतना वाला ऊपर नीचे लाइफ में अप एंड डाउन देखे, काफ़ी कुछ सीखने को मिला। अब अलवर मिल गया इनको, यहीं पे अपने गेम को भी मेंटेन करेंगे, जॉब इनका हो ही गया, अब यहाँ से आगे परफॉर्मेंस गेम में और बड़े लेवल पे आएगी, जॉब का टेंशन ही दूर। अब थोड़ा इनको थोड़ा फिजिकल वर्कआउट के बारे में कैसे करें, ये बड़े कमजोर कमजोर से बच्चे हैं। इनका ये मानना है कि अगर हम ज़्यादा खेलेंगे वर्कआउट करेंगे तो कहीं पढ़ने में कमजोर नहीं हो जाए, ऐसे इस प्रकार की कुछ गलतफहमी आया इनकी। तो मतलब हाँ बिल्कुल चलता है, तो थोड़ा सा इनको 30 मिनट या 40 मिनट के ऐसे वर्कआउट के वो बता दें कि आप ये चीज़ कर सकते हैं। ऐसा तो ये हो सकता है, जैसे आप लोग पढ़ते हैं तो आपको ऐसा लगता है कि हम भाई ज़्यादा वो फील करेंगे, लो फील करेंगे, एनर्जी ख़त्म हो जाएगी, पढ़ेंगे कैसे, दिमाग थक जाएगा, बॉडी थक जाएगी। तो कुछ नहीं, सुबह शाम कभी भी 30 मिनट निकाल के 10 से 15 मिनट जॉगिंग कर लिया करो, या तेज़ तेज़ वॉक कर लिया करो, उसके बाद या तो योगा कर लिया करो या मेडिटेशन कर लिया करो, वो बेस्ट रहता है। उससे आपका फोकस भी अच्छा हो जाएगा और आपकी हेल्थ भी बनी रहेगी, वही बेस्ट है। हर जगह साइंटिफिक भी यही बताया जाता है, और अगर ऐसा तुम पढ़ाई कर रहे हो तो ये ठीक है। ज़्यादा बॉडी थकाओगे तो फिर पढ़ाई हो ही नहीं पाएगी। अब हमारी तरह तो आप लोग टाइम दे नहीं सकते कि भाई 5-5 6-6 घंटे खेलना, तो आप लोग इतना करोगे तो इससे आपकी काफ़ी शार्पनेस रह जाएगी, अच्छा रहेगा आपके लिए। बस मैं तो यही कहूँगा, और अच्छी डाइट लो, मीठा वगैरह छोड़ दो जो आलस लाता है शरीर में सबसे ज़्यादा, चिकनाई, फास्ट फूड, बस अपने जो घर का खाना है सिंपल वही खाओ, इतना ही काफ़ी है। सही बात। थैंक यू सर। चलो भाई, तो अभिजीत और मंजीत के लिए आप सभी लोग धन्यवाद दीजिए। भाई संस्थान में आपके ये सीनियर हैं, उम्र में आप में से काफ़ी लोगों से अभी ये कम ही हैं, और अगले इनके उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं। अभी बस शुरुआत ही है, आगे ये फिर इंटरनेशनल प्लेयर तो हैं ही, वहाँ अगर मेडल बनता है तो RSRPS में वहाँ चांस बनेगा, नहीं तो अपना सब इंस्पेक्टर या कोई भी एग्जाम है, और अगर खेल कोटे से भी सपोर्ट आता है और अपनी ये तैयारी भी जारी करते हैं तो चीज़ें काफ़ी आसान होंगी और बड़े लेवल पर जाएंगी। ठीक है, तो एक बार दोबारा से ताली बजाएं, उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं दें। अरे अरे यार, चलो ये देखो भाई, मिठाई खा लो सारे लोग, इन सभी को दे दो।